ये बाकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको भी हटा देते हैं। अब नए स्ट्रक्चर आएंगे, उन पे वर्क करेंगे हम। तो A18 हमारा, समझिए पूरा, ये G18 का स्ट्रक्चर हो गया। और ये सब G18 सब क्लब होके F18 क्रिएट कर रहे हैं। और F18 का एक डबल हेलिक्स का स्टैंडर्ड बनता है, उसको हम ऐसे देख सकते हैं। इस तरह से होगा, और फिर एक यहाँ से जाएगा। ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ में। ये इस तरीके से एक डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड यहाँ पे बनता है, यही एक्टिन फिलामेंट है ये पूरा अपना। अब इसी पे दूसरे प्रोटीन लगे होते हैं, इसी पे इसको बाइंड करते हुए इसके ऊपर लगे होते हैं, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर लगे होते हैं। ये ट्रोपोमायोसिन और इसके ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर ट्रोपोनिन। माइक ऑफ करिए, इसका माइक ऑन है प्लीज, नाम लेके बताना पड़ेगा। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दो। अब आप समझे कि हमारी मसल्स खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होती, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। केवल रिगर मोरिस जब होता है, आदमी मर जाता है, तो वो अलग चीज है। जिंदा रहते हुए नहीं होता है। क्यों? आप ये समझिए, ये हमारा क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। और यही इसके साथ, जैसे सांप होता है ना, जैसे सांप होता है उस टाइप के स्ट्रक्चर, उस टाइप के स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। ये हमारा होता है मायोसिन। ये एक्टिन और ये मायोसिन, ये दोनों ही एक दूसरे को साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट यूनिट में रहते हैं। हालांकि इसमें भी मायोसिन के इस वाले एरिया को हेड बोलते हैं, इसे टेल बोलते हैं। और हेड वाले एरिया पे यहाँ पे कुछ साइट होती हैं, बाइंडिंग साइट बोलते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब समझिए आप जरा, एक्टिन बाइंडिंग साइट और कुछ दूसरी साइट्स होती हैं, इनको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। बॉडी को कुछ भी काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एटीपी से मिलती है। हर जगह एटीपी मिलेंगे आपको, एटीपी बाइंडिंग साइट मिलेंगे या एटीपी के रिसेप्टर मिलेंगे। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यानी कि मायोसिन के साथ में एक्टिन बाइंड होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये यानी कि एक हुक की तरह होते हैं, ये एक हुक है और ये दूसरा हुक है, ऐसे एक दूसरे के साथ बाइंड होके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो ट्रोपोमाइसिन है, ये इसको नॉर्मली बाइंड नहीं होने देता, ध्यान रखना, इसके साथ में अटैच नहीं होने देता। इसलिए नॉर्मल स्टेट में हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। केवल जब स्टिमुलाई या कोई स्टिमुलस होता है तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन के मिलने से कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इनको मिलने से एक्टिन के ऊपर जो लेयर लगी होती है ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन की, वो इन दोनों को आपस में बाइंड होने से रोकती है। ये बाइंड कब होती है, ये जब होती है, तीन लोगों के माइक ऑन है, प्रोफेसर विंसेंट राज, और दो तीन लोगों ने बंद कर लिए, संतोष पाटिल
ऐसा मत करिए सर। अब देखो कितना अच्छा फ्लो बना हुआ था मेरा। चलो खैर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे समझाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन में कैसे होता है। जब ये लेयर लगी हुई है तो ये लेयर हटेगी कैसे, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ इतना करके फिर हमारा जितना मसल का नॉर्मल फिजियोलॉजी थियोरेटिकल था वो मैं पूरा करा दूंगा। फिर इसके डिजीज और कुछ और चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलस का इफेक्ट क्या होता है, वो सब आगे एक चैप्टर में और हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अब हम एक यूनिट क्रिएट करते हैं दिस, ओहो, थोड़ा नीचे लेते हैं। ब्लैक कलर में हम अपना एक मसल फाइबर बनाते हैं। दिस इज द मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर यानी कि मसल की सेल। और मसल सेल में किसी और कलर के लेता हूँ। मसल सेल में यहाँ ये पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या है, जो हमें क्रॉस सेक्शन में डॉट दिखते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ तो हमें डॉट ही दिखेगा ना। भाई इसको अगर आगे निकालेंगे, यहाँ क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये डॉट डॉट में दिखेगा ना, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे क्या है, माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल में ये क्या है, सार्कोमेर। ये क्या है, सार्कोमेर। गौर से देखना, सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा इधर हमने एक न्यूरॉन बना दिया। न्यूरॉन मतलब नर्वस, नर्वस जो सेल है हमारी, वो हमने बना दी। ये हमारी नर्वस सेल हो गई। और यहाँ नीचे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। किसके रिसेप्टर हैं वो बताऊंगा अभी। पहले एक अच्छा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूं, ताकि जब आप इसको स्क्रीन शॉट लेके रखें तो आपकी समझ में भी आए। ठीक है। और ये न्यूरॉन कौन सा है, मोटर न्यूरॉन। लाइट चली जाती है ना इन्वर्टर पे, फिर गड़बड़ करती है स्क्रीन। MOTO, मोटर न्यूरॉन। जो हमारी बॉडी से, बॉडी में सेंसेशन माइंड की तरफ से लेके आता है, ब्रेन की तरफ से, उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और मोटर रिफ्लेक्सिस से ही, मोटर यूनिट से ही, मोटर यूनिट तो खैर अलग हो गई, एक मोटर यूनिट भी बताऊंगा क्या होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन से ही कॉन्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अब ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे किस चीज की बरसात करता है, ये यहाँ एक केमिकल छिड़कता है। जब कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई स्टिमुलाई, स्टिमुलाई आता है ना, स्टिमुलस कोई मैकेनिकल या कोई भी, तो यहाँ पे ये एक जो है केमिकल जो है वो छिड़कता है। और न्यूरोट्रांसमीटर आप उसे बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलिन, ACH। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ACH। ACH ये छिड़कता है, इससे निकलता है न्यूरॉन से। और ये जो साइट है, ये जो साइट है यहाँ पे ये रिसीव होता है, इसको बोलते हैं ACH रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर पे ये रिसीव होते हैं। और ये जो एरिया है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, कौन मिल रहे हैं, ये हमारा जो मस्कुलर का मसल स्पेस है, और जो हमारा ये जंक्शन, ये क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का एरिया है, इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब मैंने आपको बताया कि जो अपना
सार्कोमेर है, ये इसमें प्रॉब्लम है, ये उसको इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की मेन कंपोनेंट है एक्टिन और मायोसिन, वो एक दूसरे के साथ नॉर्मली बाइंड नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज पड़ी होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं एंटोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है, कैल्शियम आयन। Ca2+, कैल्शियम आयन इसके अंदर रहते हैं। और सेल के बाहर क्या रहता है? सेल के बाहर क्या रहता है? जो ये सेल है, सेल के बाहर वैसे भी मैंने बताया था, हर एक सेल के बाहर क्या होता है? सोडियम आयन होते हैं। तो ये जब ये एसिटाइल कोलाइन इस पे छिड़का जाता है, ये न्यूरॉन से एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे आता है ना, तो ये जो मेम्ब्रेन है सेल की, हर एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल की हाँ। मेम्ब्रेन है ये परमिएबल ज्यादा हो जाती है, किसके लिए? सोडियम के लिए। और ज्यादा छलनी हो जाती है ये, ज्यादा फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी। तो क्या होगा? सोडियम आयन बाहर से अंदर एंटर करेंगे, सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे। और इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अंदर हो गया, पहले से कैल्शियम आयन पॉजिटिव है, फिर सोडियम आयन भी पॉजिटिव आ गए। खैर इस पूरी रिएक्शन में एक और काम होता है, ये जो कैल्शियम है, यहाँ से कैल्शियम Ca2+, ये कैल्शियम आयन अंदर चले जाते हैं सार्कोमेर में। ठीक है, सार्कोमेर में कौन चले जाते हैं? कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन फिर ट्रोपोनिन के साथ में बाइंड कर जाते हैं। ट्रोपोनिन मैंने अभी आपको बताया था, याद होगा, याद है ना ट्रोपोनिन? जो ट्रोपोमाइसिन के ऊपर लगा हुआ था, जो इसको मायोसिन को बाइंड नहीं होने देता, ट्रोपोनिन के साथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। तो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाता है, और जो एक्टिन है वो नेकेड हो जाता है, यानी कि उससे जो ये लेयर चढ़ी हुई थी उसके ऊपर ट्रोपोमाइसिन की और ट्रोपोनिन की, ये हट जाती है और नेकेड हो जाता है। फिर वो अट्रैक्ट कर लेता है किसको? मायोसिन को, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी कि ये जो दो छल्ले अलग अलग पड़े हुए थे, जो एक स्पेसिफिक लेयर की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पा रहे थे, जैसे ही कैल्शियम आयन, यानी कि इसको बोल दिया मैंने एक्टिन और इसको बोल दिया मायोसिन, और कैल इसकी वजह से नहीं हो पा रहे थे, तो कैल्शियम आयन जैसे ही यहाँ आता है, ये यहाँ से क्या हो जाता है? बाइंड कर लेता है और इसको ये बाहर खींच देता है, और एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के साथ बाइंडिंग हो जाता है और मसल कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये मसल कॉन्ट्रेक्शन था, और इतना सिंपल शायद आपने कभी मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल इतना इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी एज इट इज रही, और आपको फिगर आउट करके भी मैंने आपको बताया क्या हमारे मसल के अंदर होता है। ठीक है, मसल होती है, मसल के अंदर मसल फाइबर होते हैं जिसको मसल सेल बोलते हैं। नंबर ऑफ मसल सेल मिलके एक बंडल बनाते हैं जिसको फेसिकल बोलते हैं। नंबर ऑफ फेसिकल होते हैं मसल के अंदर, और फेसिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं फेसिया के थ्रू। फेसिया कनेक्टिव टिश्यू है, कल बताया था मैंने। फेसिया के थ्रू जो बंडल है वो सेपरेट रहते हैं। ब्लड वेसल भी होती है, वो अलग मटेरियल है। जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर को अगर आगे एक्सपेंड करेंगे तो उसमें हम कुछ और चीजें निकालते हैं। मसल फाइबर में ही सार्कोप्लाज्म भी होता है, सार्कोप्लाज्म के अंदर ही मायोफाइब्रिल पड़े होते हैं, और माइक्रोफाइब्रिल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट की जो लाइन होती है उसको जेड लाइन बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच में के एरिया को सार्कोमेर बोलते हैं। सार्कोमेर ही बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, और सार्कोमेर के अंदर दो स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, दो स्पेसिफिक फिलामेंट होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन का बना हुआ, जिनको एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन जो फिलामेंट है उसमें तीन प्रोटीन हम देखते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और मायोसिन। और मायोसिन के अंदर मायोसिन ही होता है।
ये जो सर्ज होती है ना इलेक्ट्रिसिटी में बार बार जाती है, इससे नेट डिस्टर्ब होता है। दूसरा, मैं आज जो 3 फ्लोर में घर है मेरा, बीच में लगा हुआ है वाईफाई, और आज मैं नीचे हूँ, तो गेट वेट बंद होंगे, उससे थोड़े सिग्नल भी कम रहते हैं। खैर कोई नहीं। तो मैं बोला था कि सार्कोमेर में डिवाइड होता है। सार्कोमेर के अंदर एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट होते हैं। ठीक है। एक्टिन मायोसिन नॉर्मली एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होते हैं, क्योंकि एक्टिन के ऊपर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की लेयर होती है, ट्रोपोनिन। और जब कोई स्टिमुलाई होता है, कोई स्टिमुलस लगातार जो स्टिमुलस मतलब बाहर से जो फैक्टर होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं मसल को, तो तब वहां से सोडियम आयन सेल में आते हैं और कैल्शियम आयन सार्कोमेर में जाते हैं, और कैल्शियम आयन फिर एक ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होके जो नॉर्मली वहां पे बाइंडिंग कराते हैं। लेकिन इस सब के लिए एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर कंपोनेंट वहां पे सीक्रेट होता है, न्यूरॉन के थ्रू जो निकलता है, और उसको एसिटिल एसिटाइल कोलाइन हम बोलते हैं। और इसको रिसीव करने के लिए मसल सेल के ऊपर एसिटिल कोलाइन के रिसेप्टर होते हैं, जो इसको रिसीव करते हैं। जहाँ पे ये पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है रिसीव करने का, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और ये जो एसिटिल कोलाइन है, ये मोटर न्यूरॉन से सिक्रिएट होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इससे मोटर न्यूरॉन से ये सिक्रिएट होगा। ठीक है। तो ये पूरा मसल कॉन्ट्रेक्शन की फिजियोलॉजी जो मैंने आपको बताई है, समझाई है आज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। स्केलेटल मसल का जो मैंने आपको वो भी बताया आपको, मैं उसका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल, उसी में ये प्रोटीन थे, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्टिनिन, डेस्मिन और टाइटिनिन, मायोग्लोबिन, ये अलग प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है। खैर आप नॉर्मली समझे होंगे। अब हमारा इसमें कुछ और भी बचा है थोड़ा, एक दो कंपोनेंट मसल्स की प्रॉपर्टी को समझाऊंगा आपको। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं, उनके इफेक्ट हम देखेंगे। हर एक टाइप के स्टिमुलस के इफेक्ट। फटीग मैंने आपको बता ही दिया था। मसल टिटेनस एक होता है, पैथोलो जो फिजियोलॉजिकल टिटेनस जिसको बोलते हैं, उसको भी हल्का सा मैं आपको समझाऊंगा। और बाकी ये इफेक्ट, टेम्परेचर का वेरिएशन का इफेक्ट, ये छोटी मोटी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। मसल टोन का एक टॉपिक आएगा, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे पूरे हो जाएंगे आराम से। और मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल, मोलिकुलर चेंजेस, केमिकल और थर्मल चेंजेस। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम एक एक दो दो लाइन को डिस्कशन करेंगे। आखिर किस टाइप का चेंजेज होता है, एक्शन पोटेंशियल जब होता है हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है, केमिकल चेंजेज या डिफरेंट टाइप के चेंजेस जो भी होते हैं, थर्मल चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। हालांकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अलग से टॉपिक भी है, लेकिन वो यही है जो एसिटिल कोलाइन का सिक्रेशन मैंने आपको बताया। इसको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। ये सब कुछ इसी तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे ही परफॉर्म होगा। फिर स्मूथ मसल हम पढ़ेंगे उसके बाद, ये सब क्रिएट होने, ये सब स्केलेटल मसल पढ़ने के बाद फिर स्मूथ मसल हम पढ़ेंगे। और स्मूथ मसल भी आराम से थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आएगा डिसऑर्डर जो होते हैं स्केलेटल मसल से रिलेटेड, जिसमें खासकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी और जो फाइब्रोमायल्जिया, मिस्थीनिया ग्रेविस, ये 3 डिजीज इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं स्मूथ मसल पढ़ाने से पहले ही इनको डिस्कस कर लूँ। ठीक है। उसके बाद हमारा जो मसल है वो कंप्लीट हो जाएगा, जितना फिजियोलॉजी हमें रिक्वायर्ड है। हालांकि काफी डीप में मैंने करा दिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुपरफिशियली, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये समझिए लगभग डीप स्टडी मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप
जब आप देखेंगे रेगुलेशन भी हो जाएगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, तो इतनी चीजें ही फिजियोलॉजी में, इससे इतनी भी नहीं शायद कोई बताएगा, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो केवल बीएचएमएस वाले नोट्स नहीं है। जिस बुक से ये नोट बने हैं वो बहुत फेमस राइटर की, जर्मन या फ्रांस के राइटर की बुक है। नाम मेरे याद नहीं है, लेकिन वो सब बहुत पुराने टाइप की बनी है। और नंबर ऑफ कॉलेज में इंडिया के वो पढ़ाई जाती है, एमबीबीएस में भी, बीएचएमएस में भी, खासकर मॉडर्न, क्योंकि अब तो सभी में मॉडर्न पढ़ाने लगे हैं। पहले तो मॉडर्न नहीं होता था, पहले तो नॉर्मल, ना बीएचएमएस में मॉडर्न फिजियोलॉजी होती थी ना बीएमएस में होती थी। बीएमएस में तो इंटर्नशिप भी 6 मंथ की मॉडर्न हॉस्पिटल में ही बोलते हैं, एलोपैथी में ही कराने के लिए। लेकिन अब कुछ सालों से जो है वो मॉडर्न फिजियोलॉजी ही इंट्रोड्यूस हो गई है सभी में। इवन बीयूएमएस में भी शायद मॉडर्न कराने लगे हैं, हालांकि उतना नहीं है। बीएचएमएस में और बीएमएस में तो पूरा मॉडर्न ही चल रहा है। चलिए खैर, अभी नया टॉपिक तो हम शुरू नहीं करेंगे, कोई डिजीज हो भी नहीं पाएंगी। आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल जो मसल का था। हाँ हिमांशु सर, बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स हैं, ये भी पढ़ी है मैंने। वेस्टर्न, आप तो खैर एमबीबीएस एमडी हैं, और मुझे पता नहीं कितना सेटिस्फाई मैं आपको कर पा रहा हूँ। आप ग्रुप में बताना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। उतना तो मैंने कॉलेज में पढ़ा भी नहीं जितना आजकल के बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमेशा मैं लर्निंग मोड में रहता ही हूँ, पढ़ता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। चलिए खैर, अभी आज के लिए उतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मंडे हम डिस्कशन करेंगे आगे और चीज़ें इसमें। जी सर, थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू। ठीक है फिर, मिलते हैं मंडे। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।